नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी एग्जाम की। दोस्तों इसके फॉर्म आने वाले हैं नवंबर में और मार्च 2024 में दोस्तों आपके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है। समय दोस्तों काफी कम है, आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तभी जाके दोस्तों आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हम भी इसमें आपको पूरी मदद कर रहे हैं। लगातार दोस्तों आपके लिए क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं। मॉडल पेपर की दोस्तों हमने विशेष सीरीज चला रखी है। आज भाग है 21। इससे पहले दोस्तों 20 क्लासेस हम लगातार आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। जरूर उन क्लासेस को देख लेना, आपको काफी हद तक दोस्तों मदद मिलेगी। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आपका अच्छे से होगा और आपको अन्य एग्जाम्स में भी दोस्तों ये सीरीज मदद करने वाली है। ऐसा नहीं कि केवल उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर है, यूटीटी है, सीटीटी है, दोस्तों सभी जगह आपको ये सीरीज डेफिनेटली मदद करेगी। हमारे चैनल से रोज नए एस्पिरेंट्स जुड़ते हैं जो कि भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं। और उत्तराखंड एलटी में दोस्तों शिक्षण अभिरुचि बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। शिक्षण अभिरुचि सीटीटी हो चाहे यूटीटी हो चाहे आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग, सभी जगह दोस्तों ये आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी कोर्स के लिए दोस्तों आपको मैटर मिलने वाला है। अभी हमारा मेन फोकस भले ही उत्तराखंड एलटी 2024 है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये सीरीज सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सीरीज को दोस्तों आपके एप्रिसिएशन की जरूरत है। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी दोस्तों हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, बिल्कुल उत्तराखंड एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर ये पेपर को डिजाइन किया गया है। इसमें आपको 30 एमसीक्यू दोस्तों मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड एलटी में दोस्तों 30% आपकी शिक्षण अभिरुचि आती है। 100 में से 30 मार्क्स की दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, 30%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप यहां पर अच्छा करते हैं तो फिर आपके उत्तराखंड एलटी एग्जाम को निकालने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक और मॉडल पेपर डिस्कस। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्यपुस्तक के बाहर भी जाती हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लिंकिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल टू इंश्योर दैट एजुकेशन इज फ्री फ्रॉम rote learning system and to promote behavioral approach and to ensure a curriculum that goes beyond the textbook। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना। दोस्तों ये राष्ट्रीयचर्या जो एनसीएफ की हम बात करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके दोस्तों आपके 5 निर्देशक सिद्धांतों का दोस्तों ये हिस्सा नहीं है। इसमें दोस्तों ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटने से मुक्त करना, इसके अलावा ऐसी सिलेबस को सुनिश्चित करना है जो केवल और केवल पाठ्यपुस्तक बाउंडेड ना हो, उससे बाहर भी हो। ठीक है, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 2 अन्य सिद्धांत दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन और सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। Which one of the following is related to summative evaluation? Providing continuous and immediate feedback to the teachers about student progress, focused on molecular analysis of educational material, continuous systematic assessment of learner achievement, या फिर final assessment of learner performance at the end of session।
तो देखिए दोस्तों, जो समेटिव असेसमेंट है उसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? उसके अंतर्गत आता है कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, यानी कि उसका फाइनल असेसमेंट। योगात्मक मूल्यांकन दोस्तों आपका समेटिव असेसमेंट है, जिसमें आप निर्धारित समय और निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर ही दोस्तों ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये आपका समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। सो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह प्रश्न पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, एकीकृत सोच, आलोचनात्मक सोच या फिर अवधारणा मानचित्रण। A teacher is doing some activity in class such as thinking not only what happened but also how and why, helping them compare and contrast different answer to the question. The best answer is these are the activities he is trying to promote: equality, इंटीग्रेटेड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को दोस्तों वो प्रमोट कर रहा है। अध्यापक जब भी दोस्तों कक्षा में कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे कि ना केवल वह यह पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि कैसे और क्यों हुआ, ठीक है, उसके एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों को परख भी रहा है, उसकी तुलना करने में मदद करना है, ठीक है, जो वास्तव में अच्छा एक जवाब है। तो इन गतिविधियों को किससे बढ़ा रहा है दोस्तों? वो आलोचनात्मक सोच, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को दोस्तों वो डेवलप कर रहा है छात्र के अंतर्गत। क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों वही होती है कि कोई भी चीज है जब हमारे सामने आती है तो फिर हम केवल और केवल उसके कॉन्सेप्ट के बारे में ना सिर्फ जानते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे है और क्यों है, ठीक। तो इसलिए दोस्तों ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आ रहा है, वही सोच को दोस्तों ये डेवलप कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। The term inclusion means educating children with special educational need in the regular classroom। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द टाइम, सम टाइम या फिर नॉट एनी टाइम। जितने भी लोग दोस्तों जुड़े हैं जरूर अपना आंसर दें और अंत में दोस्तों अपने स्कोर को जरूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। यहाँ दोस्तों आपको एक सेल्फ असेसमेंट का जरूर मौका मिलता रहेगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? समावेश का मतलब क्या है कि शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना है, ठीक है ना भाई। समावेशन का मतलब क्या है? देखिए समावेशी शिक्षा में होता क्या है कि जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं उनको सामान्य बालक के संग एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो ये समावेशन है, मतलब सबका समावेशन करना है, चाहे बच्चे में विशिष्ट क्षमता हो या फिर वो कोई विकलांग हो, तो उनको जो सामान्य छात्र हैं उनके संग एक ही साथ एक ही समय में शिक्षा प्रदान करना, ये आपका क्या है? समावेशन है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? Which of the following has not been taken into account in the right of education, right of children to free and compulsory education act 2009? ठीक है, सिंपल सी बात है कि राइट ऑफ एजुकेशन में किस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया है? सबसे पहले अध्यापकों की प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी टू टीचर्स। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग एंट्री ऑफ माइग्रेंट चिल्ड्रन। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना बाय डिटरमाइनिंग द एकेडमिक कैलेंडर, या 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था एजुकेशनल सिस्टम
आफ्टर 14 ईयर्स। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तीनों को दोस्तों आरटी में कंक्लूड किया गया है। लेकिन दोस्तों 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं है। दोस्तों जो आरटी है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, 2009 ये जो एक्ट है दोस्तों ये आपका बना था 2009 में दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। और 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों ये लागू हुआ था। ठीक है, हमारे संविधान में जब 86वां दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था, 86 संविधान संशोधन तो हुआ था दोस्तों, इसके द्वारा ही दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है दोस्तों वो यहाँ पर से बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो 86वां संविधान संशोधन दोस्तों जो कि हुआ था 2002 में दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 86वां संविधान संशोधन में दोस्तों आपका एक 21 आर्टिकल था, तो 21 आर्टिकल में क जोड़ा गया जिससे कि जो शिक्षा है वो आपका मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, पहले ये मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों में आता था, बाद में दोस्तों इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया और 1 अप्रैल 2010 में दोस्तों ये पूरे देश में लागू हुआ। और अधिनियम कब बना? 2009 में, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आएगा। निम्न में से कौन सा चरण शोध की को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम एवं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण या फिर साहित्य का पुनरीक्षण। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक्स रिसर्च एक्शन रिसर्च? कोई भी शोध है दोस्तों वो क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों कब बनेगा? बिल्डिंग हाइपोथेसिस, प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, जनरलाइजेशन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है दोस्तों? विद्यालय में तरह तरह की समस्याएं होती हैं, मौलिक समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए शोध किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये जो शोध होता है दोस्तों ये उन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों इन समस्याओं का समाधान में जो प्रोग्राम का क्रियान्वयन है और मूल्यांकन है दोस्तों, ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। यही दोस्तों इसको क्या बनाता है? एक्शन रिसर्च दोस्तों बनाता है। ठीक है, बाकी के जो 3 स्टेप्स है दोस्तों ये आपके क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट है। प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन मेक्स रिसर्च एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में दोस्तों कला शिक्षा को क्यों जोड़ा गया? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना या ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। NCF, the aim is to add art education in 2005, increase in logical thinking, development of scientific approach, appreciation of culture heritage और साइट सीइंग टूर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। दोस्तों जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि आर्ट को इसीलिए जोड़ा गया है दोस्तों ताकि जो हमारे आने वाले जो देश के जो हमारे आगे बढ़ के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हमारी सांस्कृतिक विरासतों को समझें। ठीक है, उनको अप्रिशिएट करें, ठीक, उनकी सराहना करें, ठीक, और उनको विरासत में रखें, मतलब कि उनकी देखभाली करें, ठीक, उनका सम्मान करें। इसीलिए दोस्तों कला शिक्षा को जोड़ा गया है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विरासत इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर उपागम, प्रणाली उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक तकनीकी जो द्वितीय है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड इज कॉल्ड हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच या फिर नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर उपागम को दोस्तों हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड दोस्तों के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, हार्डवेयर होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एंड इसके अलावा दोस्तों जो सिस्टम अप्रोच है उसको हम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी तृतीय, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा तकनीकी को
किसने 3 भागों में बांटा है? देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से एक और क्वेश्चन, लुम्सडेन, गेट्स, कॉल्विन, लॉन्गफील्ड। तो हु डिवाइडेड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनटू 3 पार्ट्स? लुम्सडेन, गेट्स, कॉल्विन, लॉन्गफील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? लुम्सडेन इज द राइट आंसर। लुम्सडेन ने ही दोस्तों शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में बांटा, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। इसको हम हार्डवेयर उपागम, ठीक है, सॉफ्टवेयर उपागम, और इसके अलावा दोस्तों आपका प्रणाली उपागम, इन 3 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड किया गया है बाय लुम्सडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, या फिर उपरोक्त सभी? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज मोटिवेशन इन स्टूडेंट, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, एनकरेज हायर लेवल थिंकिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव? भैया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भी दोस्तों एक आपका बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, उनकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, इसके अलावा हायर लेवल थिंकिंग को भी एनकरेज करता है। तीनों के तीनों दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं। कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फंक्शनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव बाय कंप्लीटली। देखिए शिक्षण के जो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक दोस्तों जो उद्देश्य हैं, उनको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? अनुदेशन तकनीकी के द्वारा, व्यवहारात्मक तकनीकी के द्वारा, शिक्षण तकनीकी के द्वारा, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी के द्वारा। ठीक है, थ्रू इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, थ्रू बिहेवियर टेक्नोलॉजी, थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं अनुदेशन तकनीकी के द्वारा आप केवल और केवल दोस्तों क्या कर सकते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिक तकनीकी के द्वारा दोस्तों आप क्रियात्मक उद्देश्य की पूरी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो शिक्षण तकनीकी है इसकी मदद से आप तीनों उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, यानी कि उनकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, उनमें भावात्मक भावों को भी बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ क्रियात्मक यानी कि करके सीखने के उद्देश्यों को भी पूरा करेंगे ना। ये चीज अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी में भी नहीं आएगी, ये शिक्षण तकनीकी में आएगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, शिक्षण तकनीकी दोस्तों है क्या? बस सिंपल है कि आप एजुकेशन प्रोसेस में जब आप टीचिंग करते हैं तो वहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग जब आप करते हैं तो उसको ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये एक्चुअली जो तीनों पार्ट हैं ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये अपने आप में ब्रॉड है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आप शिक्षण कार्य को अपना मॉडर्न बनाना चाहते हैं, आप मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी बन रही है, और अगर आप शिक्षण में टेक्नोलॉजी भी अगर आप ले आते हैं तो वो फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बन जाती है। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज के ज़माने में हम शिक्षण कार्य में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिससे कि तीनों उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं। अगला देखेंगे, साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है। साइबरनेटिक्स अधिगम से, अभिप्रेरणा से, प्रतिपुष्टि से, या फिर अवधान से? The principle of cybernetics is related to by learning with inspiration from feedback या फिर from attention। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है from feedback। देखिए दोस्तों ये प्रतिपुष्टि से संबंधित है। दोस्तों एक्चुअली जो साइबरनेटिक्स होता है इसको हम कम्युनिकेशन कंट्रोल भी बोलते हैं, यानी कि संप्रेषण नियंत्रण। ठीक है, संप्रेषण नियंत्रण, संप्रेषण पर जो आपका नियंत्रण है वही दोस्तों साइबरनेटिक्स है। और इस साइबरनेटिक्स में दोस्तों जो पृष्ठपोषण है यानी कि जो फीडबैक है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो फ्रॉम फीडबैक से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? नॉबर्ट वेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना को द्वितीय अवस्था है? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ठीक है, ये दोस्तों आपके शिक्षण के प्रतिमान होते हैं। शिक्षण के प्रतिमान हमने आपको बताए हैं, टीचिंग के जो मॉडल्स होते हैं उनमें से एक है दोस्तों पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना की सेकेंडरी मतलब सेकंड अवस्था बतानी है, ठीक है। समस्या का सामना करना, पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह करना, समाधान या कारण का प्रस्तुतिकरण, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल? फेस अ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम फॉर वैलिडेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन और रीजन, या फिर एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको आइडिया है तो जरूर इसका आंसर दें। इसका है सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। देखिए जो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की जो दोस्तों आपका स्ट्रक्चर है उसमें सेकंड में आता है पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये आपका रिसर्च कह रहा हूं मैं, रिचर्ड सचमैन के द्वारा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, ठीक है। यानी कि पूछताछ शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित किया गया, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो पहला तो दोस्तों अवस्था यही है समस्या का सामना करना, ठीक। दूसरी अवस्था क्या है कि दोस्तों पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों को इकट्ठे करना, ठीक है। तीसरी अवस्था में दोस्तों आपका आता है प्रयोग, ठीक है, प्रयोग। तो प्रयोग के लिए दोस्तों क्या होगा? आंकड़ों का संग्रहण करना। पहले सेकंड में तो आप क्या करेंगे? पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह, फिर आप प्रयोग के लिए आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। चौथा दोस्तों आपका आता है समाधान, ठीक है, समाधान, ठीक है, या इसको आप कारण भी कह सकते हैं, ठीक है। और पांचवा आता है दोस्तों कि पूछताछ की प्रक्रिया का विश्लेषण। ओके, सो ये दोस्तों आपका एक शिक्षण का प्रतिमान है और ये शिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन के द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया था। इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, ये दोस्तों मैंने आपको अवस्थाएं बता दी हैं। तो ये आपका सेकंड अवस्था इसकी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ब्रूस जाइसी ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया है। अब देखिए ब्रूस जाइसी के द्वारा भी टीचिंग मॉडल्स को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। सूचना प्रक्रिया परिवार, सामाजिक परिवार, बंद परिवार या फिर व्यक्तिगत परिवार। तो ब्रूस जॉइस हैज क्लासिफाइड ब्रूस टीचिंग्स मॉडल इनटू 4 फैमिली। Which one of the following is not the part of it? Information process family, social family, close family या फिर individual family। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बंद परिवार। ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ब्रूस जाइसी ने दोस्तों अपनी इनकी एक बुक थी दोस्तों, वो थी मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग्स, ठीक है, यानी कि शिक्षण के प्रतिमान, ठीक। तो इसमें दोस्तों इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है, ठीक। तो इसमें दोस्तों कौन कौन आते हैं? देखिए इसमें सबसे पहले तो आपका आता है सामाजिक परिवार, इसको हम सामाजिक अंतः प्रक्रिया मॉडल भी बोलते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, यानी कि सूचना प्रक्रिया परिवार, ठीक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है व्यक्तिगत मॉडल, ठीक है, या आप इसको इंडिविजुअल मॉडल भी कह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो चौथे नंबर का है वो है व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, ठीक। सो बिहेवियरल चेंज मॉडल, ये इसके 4 दोस्तों परिवार हैं। ये बंद परिवार इसमें नहीं आएगा। क्लोज फैमिली इज नॉट अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। आपने बताना है कि किसके द्वारा कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान दिए गए हैं। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण है ये शिक्षण प्रतिमान होगा, ये दिया हट गया इसमें से, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। तो अभी देखेंगे दोस्तों, जैसे कि इसमें पूछताछ शिक्षण प्रतिमान है। अभी दोस्तों मेरे इसके द्वारा अभी मैंने बताया था कि जो किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, ये पूछताछ शिक्षण प्रतिमान दोस्तों रिचर्ड सचमैन के द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों जो अगला है विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान, दोस्तों ये है आपका जीन पियाजे के द्वारा। ठीक, इसके अलावा एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल यानी कि अग्रिम शिक्षण प्रतिमान, तो दोस्तों ये दिया गया है डी आसुबेल के द्वारा। देखिए ये दोस्तों हमने सभी प्रश्न आपको करवा रखे हैं। और इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सामाजिक अंतः क्रिया प्रतिमान, तो ये दोस्तों जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। ठीक, इस तरह से देखेंगे तो भाई क्या बनेगा, तीसरा चौथा और पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो देखिए इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वाज गिवन बाय रिचर्ड सर्चमैन, विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान डेवलपमेंट लर्निंग मॉडल वाज गिवन बाय जीन पियाजे एंड एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दोस्तों, डी आसुबेल के द्वारा ये बनाया गया है। और सोशल इंटरेक्शन मॉडल जो कि जॉन डीवी के द्वारा प्रवर्तन इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, सहकारी अधिगम से क्या तात्पर्य है? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं, दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, दो या दो से अधिक कक्षाएं एक साथ अधिगम करती हैं, दो या दो से अधिक विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा टू और मोर स्टूडेंट्स वर्क इन अ ग्रुप। ठीक है, सो दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है कि भाई दो या दो से अधिक छात्र वो क्या होते हैं, समूह में विभाजित हो जाते हैं, फिर वो स्वयं करके सीखते हैं। तो इसमें आपस में क्या रहता है, कॉर्पोरेशन और हेल्पिंग नेचर या हेल्पिंग एनवायरनमेंट दोस्तों बना रहता है। ठीक, तो इस कारण से दोस्तों ये सहकारी अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट? आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ स्पेसिफिक गोल, यानी कि इसका अपना विशिष्ट लक्ष्य होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुआयामी होता है, या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, क्या ये स्थायी होता है? तो इसमें से कौन महत्वपूर्ण इसकी विशेषता नहीं है? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज परमानेंट। दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए जो आत्म संप्रत्यय है दोस्तों, ये आपका कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपके अपने प्रति क्या विचार है। ठीक, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ठीक, तो ये कभी भी क्या नहीं होते, स्थिर नहीं होते, समय के संग संग इनमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक, सो सेल्फ कॉन्सेप्ट कभी भी स्थायी नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इनकी व्याख्या विलियम जेम्स ने की थी। ठीक है ना, तो ये आप दोस्तों कॉन्सेप्ट साथ साथ याद करते रहें। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपने बताना है इनमें से कौन सी अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। ठीक, अभिवृत्ति मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ मेजरिंग एटीट्यूड? देखिए एटीट्यूड तो आपके सबसे पहले है सिलेबस में। सो लिकर्ट स्केल, आस्गुड्स सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, द बोगार्ट सोशल डिस्टेंस स्केल, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। दोस्तों ये आपका एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए नहीं यूज होता है। ऊपर के जो तीन है, लिकर्ट स्केल की बात करें या फिर ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंस स्केल, बोगार्ट सोशल डिस्टेंस स्केल, दे आर ऑल किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये अभिवृत्ति मापन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? आपने बताना है कि विच इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, एटीट्यूड इज इनेट, अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं, कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट होते हैं परंतु क्रियात्मक और व्यवहारात्मक नहीं। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, एटीट्यूड प्रोवाइड्स अ डेफिनेट डायरेक्शन टू बिहेवियर। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है,
फिर इसमें दोस्तों आपने बताना है कि सही कूट का सेन, क्योंकि दोस्तों इसमें एक या दो आपके सही दिख रहे हैं। तो ए एंड डी राइट है, ए बी डी राइट है, ओनली सी राइट है एंड बी और सी राइट है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखें तो अभिवृत्ति जन्मजात होती है दोस्तों, ये गलत है। अभिवृत्ति जो एटीट्यूड होता है दोस्तों, ये अर्जित होता है। ठीक, इसके बाद बी है, इसमें संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक और भावात्मक नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके अलावा अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, जोरी नहीं है। अभिवृत्ति नेगेटिव भी हो सकती है, किसी के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है अभिवृत्ति के उसमें। तो देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए बी डी इज द राइट आंसर। दे आर नॉट राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, तो यह उदाहरण है। देखिए इस तरह का प्रश्न दोस्तों मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। एक बालक बुद्धि में औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है, सामाजिक विकास में औसत है। एक बालक है, इंटेलिजेंस उसकी एवरेज है, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन है, हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा में हाई है, लेकिन क्रिएटिविटी काफ़ी लो है और सोशल डेवलपमेंट में तो एवरेज है। ठीक, तो ये किसको दिखाता है? अंतर व्यक्तिक भिन्नता, अंतर व्यक्ति भिन्नता। ठीक है, यहां पर अंतः हो गए, अंतः व्यक्तिक भिन्नता, मापनीय व्यक्तिक भिन्नता या फिर अवलोकनीय व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर है अंतः वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, अंतः वैयक्तिक भिन्नता सिंपली ये बताता है दोस्तों कि एक व्यक्ति अंदर से कितना अलग हो सकता है, उसके कितने सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है अंतर वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, योग्यताओं के मामले में, गुणों के मामले में, बुद्धि के मामले में। ठीक है, सभी मामलों में डिफरेंस है। और एक होता है कि भैया अंतः व्यक्तिक भिन्नता, यानी कि इसको इंट्रा भी कह सकते हैं, इंट्रापर्सनल डिफरेंसेस। ठीक है, सो इंट्रापर्सनल वेरिएशन सिंपली ये बताता है कि एक व्यक्ति है वो आंतरिक योग्यता में भिन्न होता है, अलग अलग योग्यताएं अलग अलग होती हैं उसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू टॉरेंस क्रिएटिविटी मैनेजमेंट टेस्ट, यूजुअल यूज ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मेमोराइज अ लॉन्ग पोयम, और इसके अलावा टू क्रिएट अ पिक्चर, आस्क एंड गेस। तो देखिए दोस्तों, जो टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण है, सृजनात्मक दोस्तों इसको हम मिनीसोटा परीक्षण भी बोलते हैं, मिनीसोटा परीक्षण, टॉरेंस का सृजनात्मक मिनीसोटा परीक्षण। ठीक है, ये दोस्तों आपका इसके अंतर्गत एक लंबी कविता को याद करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आप जनरली क्या होते हैं, 6 आपके वर्बल यानी कि शाब्दिक और 3 आपके नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक, ये उप परीक्षण सब टेस्ट इसके अंतर्गत होते हैं। तो उसमें सभी आते हैं दोस्तों, जैसे कि यूजुअल यूज ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनयूजुअल यूज ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, असामान्य उपयोग करना। ठीक, इसके अलावा चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाओ, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लंबी कविता को याद करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्लो लर्निंग चिल्ड्रन, प्रमोशन, एक्सलेरेशन, कंपटीशन या फिर रेमिडियल टीचिंग। अगर कोई बच्चा है वो बहुत धीमी गति से सीखता है तो उसके लिए दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण है यानी कि रेमिडियल टीचिंग वो उसके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक, जबकि दोस्तों ये जो संवर्धन है, प्रमोशन, एक्सलेरेशन या फिर कंपटीशन की बात करें तो ये दोस्तों ये सभी प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। ठीक, जबकि जो उपचारात्मक शिक्षण की हम बात करते हैं तो ये हमेशा मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है, पिछड़े बालकों के लिए रेमिडियल टीचिंग अपनाई जाती है, जबकि ये आपकी जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए टीचिंग का स्टाइल है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सृजनात्मकता की क्या विशेषता होती है? मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी आर ओरिजिनलिटी, फ्लोबिलिटी, ठीक है, एंड सुटेबिलिटी, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल, मतलब कि सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जनरली आपका क्या आता है, कोई सृजनात्मक है तो दोस्तों उसमें प्रभावशीलता आती है। ठीक है, यानी कि धारा प्रवाहिता, खुला व्यक्तित्व होता है। ठीक, ये खुली अभिव्यक्ति होती है। ठीक, इसके अलावा उसमें लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक, यानी कि जो समस्या समाधान है उसके लिए विविध तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मौलिकता, मौलिकता का मतलब है नया और अनूठा। इसके अलावा विस्तारण भी होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, यानी कि विचार हैं, भाव हैं, वो आपके विस्तृत होते हैं, व्यापक होते हैं। ओके, सो ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। सो क्रिएटिविटी में सभी गुण पाए जाते हैं। किसी समस्या के मूल होगा ये, और अलग अलग समाधानों के कारण आने की क्षमता एक को प्राथमिक विशेषता है। किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के कारण आने की क्षमता एक को प्राथमिक विशेषता है। आत्म केंद्रित बालक, मानसिक मंदित बालक, पिछड़े बालक या फिर सृजनात्मक बालक। ईगोसेंट्रिक चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड या फिर क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? किसी समस्या के मतलब द एबिलिटी टू कम टू एन ओरिजिन एंड डिफरेंट सॉल्यूशन टू अ होल इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ना। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए? मतलब सिंपल सी बात है कि किसी समस्या के आपके जो मूल है यानी कि उसका ओरिजिन है और उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के बारे में अगर एक क्षमता है वो किसके अंतर्गत होती है? वो एक सृजनात्मक बालक के अंतर्गत होती है। क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन का प्रयोग करता है। ठीक है ना, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो एक समस्या को के कई तरह के समाधानों के बारे में सोचना, उसके ओरिजिन के बारे में और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, तो ये अपसारी चिंतन होते हैं। और ये अपसारी जो चिंतन है वो उसके मौलिक समाधानों के बारे में, मतलब अपसारी चिंतन के माध्यम से दोस्तों कोई भी सृजनात्मक बालक है वो मौलिक समाधानों के बारे में सोचता है। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। किसी पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं। निरोधात्मक पहलू, संरचनात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, उपचारात्मक पहलू। In which aspects are the method of maintaining mental health explained? Inhibitory respect aspect, protective aspects, पॉजिटिव एस्पेक्ट या फिर थेरेपेटिक एस्पेक्ट या रेमेडियल एस्पेक्ट इसको कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा संरक्षणात्मक पहलू या फिर आप इसको प्रिजर्वेटिव एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां दोस्तों इसके अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक पहलू या फिर आप इसको प्रिजर्वेटिव एस्पेक्ट करिए, तो यहीं पर ही इसी पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां दोस्तों बताई जाती हैं, इसी का इसमें उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि सकारात्मक चिंतन है,
ठीक है, सकारात्मक चिंतन है जिससे कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता, ठीक, ये क्या होता है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ठीक, ये तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं इस एस्पेक्ट्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? एबिलिटी मॉडल, which of the following abilities are not related to ability model of emotional intelligence? Self concepts of emotion, perception of emotions, use of emotions, transmissions of emotions। ठीक है, संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग, संवेगों का संक्रमण। सो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है संवेगों की आत्म अवधारणा। ठीक, तो जो इस संवेगात्मक बुद्धि है दोस्तों, इसके एबिलिटी मॉडल में संवेगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट दोस्तों नहीं आता है। ठीक, ये जो संवेगात्मक बुद्धि का एबिलिटी मॉडल या फिर इसको योग्यता प्रतिमान भी बोलते हैं, क्षमता प्रतिमान भी बोला जाता है इसके बारे में दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जॉन मेयर, पीटर सेलावी के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। ठीक है, और इसमें 4 दोस्तों योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है, परसेप्शन। इसके अलावा समझने की योग्यता, ठीक, समझने की योग्यता, अंडरस्टैंडिंग। प्रयोग करने की योग्यता, ठीक, और प्रबंध करने की योग्यता। ठीक है, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन जो पहला वाला है आत्म अवधारणा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें इसके अलावा दोस्तों ये आपका आता है संवेगों का संक्रमण, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26-7 देखेंगे। स्पीयरमैन की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी या बहुतत्व। स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज वन एलिमेंट, ड्यूअल एलिमेंट, 3 डायमेंशनल एलिमेंट या फिर मल्टीप्लिसिटी थ्योरी। सो स्पीयरमैन एक प्रसिद्ध बौद्धिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वितत्व का सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत। इन्होंने इसमें 2 कारक बताए थे दोस्तों, एक जी यानी कि जनरल और एस यानी कि स्पेसिफिक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। इन्होंने बताए थे कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? कौन से बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को नहीं प्रदर्शित करती है? शारीरिक गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, सांगीतिक, भाषाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? फिजिकल मोबिलिटी, कल्चर, म्यूजिकल एंड लिंग्विस्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है सांस्कृतिक। ठीक है, गार्डनर के द्वारा दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। इनिशियल स्टेज में इनके द्वारा 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी, लेकिन बाद में दोस्तों इसको कन्वर्ट करके 9 प्रकार दोस्तों इनके द्वारा बताए गए थे। तो इसमें दोस्तों सभी आता है आपकी फिजिकल मोबिलिटी, संगीतिक, भाषाई, ये सभी दोस्तों बुद्धि आती है। ठीक है, स्पिरिचुअल है, ठीक, इसके अलावा नेचुरलिस्टिक है यानी कि प्राकृतिक बुद्धि है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है। ठीक, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आती है, लेकिन सांस्कृतिक बुद्धि इसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल की विषय वस्तु की विमान नहीं है? सो आकृतिक, सांकेतिक, संज्ञान, शाब्दिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंटेंट डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय गिलफोर्ड? सो कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के संरचना मॉडल की विषय वस्तु विमा नहीं है? आकृतिक, सांकेतिक, संज्ञान, शाब्दिक, शेपली, सिंबॉलिक, संज्ञान, कॉग्निटिव और लिटरल। ठीक है, शाब्दिक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है संज्ञान। ठीक, संज्ञान इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड ने दोस्तों क्या बताया था? एक्चुअली गिलफोर्ड
ने जो आपका सिद्धांत बताया था, त्रिआयामी सिद्धांत दोस्तों इनके द्वारा बताया गया था कि बुद्धि की 3 विमाएं इन्होंने बताई थी, 3 डायमेंशनल साइट्स। तो इसमें दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें आती है दोस्तों प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस यानी कि संज्ञान, स्मृति, धारणा, ठीक है, ये सभी दोस्तों आएगा, औपचारिक चिंतन। इसके अलावा सब्जेक्ट, ठीक है, सूचनाएं, शाब्दिक, व्यावहारिक सब आएंगी दोस्तों इसमें, और इसके अलावा रिजल्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ये आपका संज्ञान है, वो इसकी विमा नहीं है। बाकी आकृतिक, सांकेतिक और शाब्दिक ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसकी विमा के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, लेविटर, विलियमसन। द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस टेसिस, फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, लेविंस्टन या फिर विलियमसन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही ये दोस्तों ये बुद्धि परीक्षण को बनाया गया था। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता यही है। इसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था 1908 में। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण, उसके बाद दोस्तों मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट। सो ये दोस्तों अल्फ्रेड बिने से रिलेटेड हैं, ठीक है। बिने एंड साइमन परीक्षण दोस्तों उसको बुलाया था 1905 में। तो पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण इनके द्वारा दोस्तों किया गया था। सो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।